पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों के नजरिए से न देखकर एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की तरह देखें तो ये युद्ध मुगल सैन्य विकास का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट नजर आता है। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम उन स्पेसिफिक टैक्टिकल फैसलों और बैटल फॉर्मेशंस की गहराई में जाएंगे जिन्होंने मुगलों की जड़ें जमा दी। हम ये समझेंगे कि कैसे सटीक प्लानिंग, इलाके की सही पहचान और फॉर्मेशंस ने आने वाले दशकों तक इस पूरे उपमहाद्वीप का रणनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे युद्ध के मैदान में चलते हैं। अब जरा 1556 की उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। दांव पर क्या लगा था? एक तरफ है हेमू, लगातार 22 युद्धों में अजय। उनके पास एक विशाल और बेहद आक्रामक सेना थी और उनका खौफ इतना ज्यादा था कि आगरा का गवर्नर बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया था। और दूसरी तरफ सिर्फ 14 साल के युवा अकबर, जिनकी दिल्ली पर पकड़ उस वक्त लगभग न के बराबर थी। हुमायूं के अचानक निधन के बाद अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान के लिए ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। दुश्मन की संख्या भारी थी और मुगलों का अस्तित्व सच कहें तो बस एक पतले से धागे से लटक रहा था। ये महज कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। 500 युद्ध हाथी ये हेमू की सेना का सबसे डिस्ट्रक्टिव हिस्सा थे। अगर आज के समय से तुलना करें तो ये हाथी उस जमाने के भारी बख्तरबंद टैंक्स की तरह काम करते थे। एक हाथी अपने आप में कई सैनिकों के बराबर था। इन विशालकाय जानवरों का सिर्फ एक ही काम था, पूरी रफ्तार से दुश्मन की अगली पंक्ति में घुसना, उन्हें कुचलना और उनका मुराल पूरी तरह से तोड़ देना। जरा सोचिए, जब 500 हाथी एक साथ चिंघाड़ते हुए मैदान में आगे बढ़ते होंगे तो सामने खड़ी सेना पर कितना भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता होगा। तो सबसे पहले आइए इस युद्ध के पहले चरण यानी ऑर्डर ऑफ बैटल पर नजर डालते हैं। तारीख थी 5 नवंबर 1556। दोनों सेनाओं ने पानीपत के सपाट मैदानों को चुना, जो हमेशा से ही इस तरह के बड़े टकरावों के लिए आइडियल जगह रही है। मुगलों का जो कमांड स्ट्रक्चर था वो बेहद सधा हुआ था। मोहम्मद कासिम मध्य भाग में, सिकंदर खान बाएं और अब्दुल्ला खान दाएं विंग को संभाल रहे थे। लेकिन यहाँ असली गेम चेंजर कुछ और था। अकबर और बैरम खान ने अपनी 8000 सैनिकों की एक रिजर्व फोर्स मुख्य युद्ध क्षेत्र से पूरे 8 मील दूर रखी थी। एक रणनीतिकार की नजर से ये एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। इसका सीधा सा मतलब था अपनी टॉप कमांड को पूरी तरह से सुरक्षित रखना और सही मौका देखते ही एकदम फ्रेश सैनिकों के साथ एक सरप्राइज और निर्णायक हमला करना। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, सामरिक निष्पादन या यूं कहें तुलुगमा संरचना का असली एक्शन। मुगल सेना नंबर्स में काफी कम थी, इसलिए वो एक बहुत ही फुर्तीले मल्टी डिवीजन कॉम्बैट सिस्टम पर डिपेंड थे। इसे तुलुगमा संरचना कहते हैं। वही तकनीक जो अकबर के दादा बाबर ने भी इस्तेमाल की थी। इसका मैकेनिज्म बहुत ही शानदार था। सबसे पहले बैलगाड़ियों को मजबूत रस्सियों से बांधकर एक अभेद्य दीवार जैसी बना दी जाती थी। इसके ठीक पीछे मुगलों का सबसे बड़ा हथियार यानी उनका तोपखाना बिल्कुल सेफ रहता था। और फिर आते थे मोबाइल फ्लैंक्स। ये वो घुड़सवार तीरंदाज थे जो तेजी से आगे जाते, दुश्मनों पर तीरों की बारिश करते और वापस अपनी सेफ्टी में लौट आते। मतलब आपका सेंटर एकदम सॉलिड है और आप किनारों से लगातार डैमेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। जब दुश्मन के 500 युद्ध हाथी, जिनका हमने पहले जिक्र किया, सीधे आपके सेंटर की तरफ दौड़ रहे हों, तो उस फ्रंटल चार्ज को आप कैसे रोकेंगे? मुगलों की अग्रिम पंक्ति के सामने ये एक बहुत बड़ा संकट था। अगर मुगलों का सेंटर वहां टूट जाता तो रिजर्व फोर्स के आने का कोई फायदा ही नहीं बचता, युद्ध वहीं खत्म हो जाता। तो मुगलों ने इसके लिए पहले से ही ट्रैप बिछा रखा था। उन्होंने अपने सेंटर के आगे गहरी खाइयां खोद दी थी। जैसे ही हाथी पूरी रफ्तार से आए, इन खाइयों के कारण उनका मोमेंटम टूट गया और उन्हें मजबूरन दाएं और बाएं किनारों की तरफ मुड़ना पड़ा। और जैसे ही वो फ्लैंक्स की तरफ मुड़े, मुगलों के तीरंदाजों ने हाथियों के पैरों और महावतों पर सटीक निशाने लगाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इतिहास का रुख पलट दिया। हवा में उड़ता हुआ एक इकलौता तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। 22 युद्धों का विजेता पल भर में बेहोश हो गया और इसके साथ ही उनकी सेना का पूरा कमांड स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब हम आते हैं तीसरे चरण पर, जहां हम देखेंगे सामरिक विकास और राजपूतों की काउंटर रणनीति। पानीपत के बाद मुगलों की ये युद्ध संरचना एकदम अजेय लगने लगी थी, लेकिन 1576 की हल्दी घाटी और 1582 के दिवेर युद्ध ने ये साबित कर दिया कि कोई भी मिलिट्री फॉर्मेशन हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होती। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टक्कर हुआ।
मुगल सेना के पास नंबर्स थे, खुले मैदान के लिए भारी तोपें थीं, लेकिन उनका सप्लाई नेटवर्क बहुत धीमा था। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि एक सिमेट्रिकल यानी खुले मैदान की आमने सामने की जंग में मुगलों को हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने गेम के रूल्स ही बदल दिए और असिमेट्रिकल गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। ये नई तकनीक मुगलों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के संकरे दर्रों का इस्तेमाल किया, जहां मुगलों की विशाल सेना एक साथ घुस ही नहीं सकती थी। खमनौर की ऊंचाइयों से अचूक एम्बुश यानी घात लगाकर हमले किए गए। इसमें भील जनजाति की स्टील तकनीक ने कमाल का काम किया। मुगलों के लिए जंगलों का हर कदम जानलेवा हो गया। और सबसे बड़ी बात, मुगलों की सप्लाई लाइंस काट दी गईं। जो किले मुगलों ने जीते थे वही उनके लिए कैदखाने बन गए, क्योंकि वहां तक राशन पहुंचना ही बंद हो गया था। और इसी का क्लाइमैक्स था दिवेर का युद्ध, जहां इन तेज और फोकस्ड हमलों की वजह से एक ही दिन में मुगलों की 36 चौकियों को वापस छीन लिया गया। अब हल्दी घाटी के युद्ध के एंडिंग को लेकर अक्सर लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता है। युद्ध का मैदान छोड़ने को कई बार हार मान लिया जाता है, लेकिन एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक हाईली कैलकुलेटेड टैक्टिकल रिट्रीट था। जब कैजुअलिटीज बढ़ रही हों तो अपनी लीडरशिप को बचाना और एक लंबे गुरिल्ला वॉर के लिए अपनी सेना को जिंदा रखना ही असली कामयाबी है। इसी विजन और लंबी रणनीति का ही नतीजा था कि आगे चलकर मेवाड़ के उन खोए हुए इलाकों को सफलतापूर्वक वापस पाया जा सका। तो इस पूरे मिलिट्री एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। फॉर्मेशंस, तोपखाना, स्ट्रैटेजी सब अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर पानीपत के उस युद्ध में वो एक भटका हुआ तीर हेमू की आंख में नहीं लगता तो क्या होता? क्या मुगलों का वो अभेद्य सेंटर हाथियों के उस भयानक हमले के आगे टिक पाता? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सैन्य इतिहास के बड़े बड़े नतीजे अक्सर बेहतरीन प्लानिंग और प्योर अनप्रिडिक्टेबल चांस के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन पर टिके होते हैं। और सच कहूं तो युद्ध के मैदान की यही अनिश्चितता इसे इतना दिलचस्प बनाती है।